डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th है तो न्यू सिलेबस के अंतर्गत इसके पहले हमने आप लोगों को पोएम 4 द लेक आइल्स ऑफ एनिसफ्री अर्थात एनिसफ्री का द्वीप झील के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट थे मैंने भेजे थे। उसी सीरीज में आज मैं आपको इस पोएम से संबंधित इसकी सेंट्रल आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ। विश्वास है कि यदि आपने इसको ठीक से पढ़ा तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो जाएगी। देखिए, पोएम 4 द लेक आइशल ऑफ एनिसफ्री। सेंट्रल आइडिया। इस कविता में पोएट विलियम बटलर ईट्स बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें प्राकृतिक चीजों से लगाव है। ये कविता उनकी इस नेचुरल लव को, जो नेचर का जो उसके नेचर का प्रेम है वो परिलक्षित करती है, वो दिखती है। इसीलिए वो ये बार बार बात कहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एनिसफ्री द्वीप को जाने का निर्णय लिया है। वो वहां पर जाने के बाद में जो कुछ भी कार्य करेंगे वो हर चीज प्राकृतिक दृष्टि से उनके अंदर की एक जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही पर्याप्त होगी। ऐसा भाव है कि किस प्रकार से वहां जाकर के प्रकृति से संबंध स्थापित करने वाली चीजों का वो निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए, द पोएट has decided to go to Innisfree. कवि ने एनिसफ्री जाने का निर्णय ले लिया है। His aim to go to Innisfree is to get peace there. एनिसफ्री जाने का जो उनका लक्ष्य है, जो उसकी जो थिंकिंग है कि वह वहां पर क्यों जाएगा, तो उनकी जो उनका लक्ष्य है वह केवल वहां पर शांति पाने की है। द पोएट लिख लेते हैं, द पोएट प्लान्स टू मेक a small hut of clay
एंड वाटर्स। कभी मिट्टी के द्वारा और घास फूस की लकड़ियों के द्वारा एक छोटी सी कुटिया बनाने की योजना बनाता है। यहाँ हट मीन्स झोपड़ी, क्ले मीन्स मिट्टी, वाटर्स मीन्स घास फूस की टहनियाँ, जिसके द्वारा किसी नए घर का या किसी नई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। He wants to sow 9 rows of beans। वह वहां पर सेम की 9 कतारें बोना चाहता है, लगाना चाहता है। He will hive for honey bees। वह वहां पर मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी बनाएगा। To stay there, he will hear the sound of water and feel himself satisfied, और अपने को संतुष्ट मानेगा। इस प्रकार से वह प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। ये आपके पाठ की पोएम की सेंट्रल आइडिया है। एक बार पुनः देख लीजिए पूरी सेंट्रल आइडिया को एक भी में। द पोइट हैज डिसाइडेड टू गो टू एनिसफ्री। कभी एनिसफ्री जाने का निर्णय लेता है। कवि ने एनिसफ्री जाने का निर्णय लिया है। हिज एम टू गो टू एनिसफ्री इज टू गेट पीस देयर। एनिसफ्री जाने का उसका निर्णय केवल वहां पर शांति पाना है। द पोइट प्लान्स टू मेक अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वाटर्स। कभी वहां जाकर मिट्टी और घास फूस के द्वारा, टहनियों के द्वारा एक छोटी सी झोपड़ी बनाने का निर्णय लेता है, की योजना बनाता है। ही वांट्स टू सो 9 rows ऑफ बीन्स। वह सेम की 9 कतारें बोना चाहता है। ही विल हाइव फॉर हनी बीज। वह मधुमक्खियों के लिए शहद का छत्ता तैयार करेगा। टू स्टे देयर ही विल हियर द साउंड ऑफ वाटर एंड फील हिमसेल्फ सेटिस्फाइड। वह वहां पर रुक करके पानी के आवाज को सुनेगा और अपने को संतुष्ट महसूस करेगा। ये इसकी सेंट्रल आइडिया है। इसके थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके जो मुख्य हैं उसको भी आप लोग लिख लीजिए, जिससे आपको पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। एक वर्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, क्ले। क्ले मीन्स होता है मिट्टी। दूसरा आपका शब्द है वाटर्स, मीन्स होता है टहनियाँ, जिसके द्वारा किसी भी कुटिया को, घर को बनाने के लिए उसके ऊपर मिट्टी, कंकड़, पत्थर या पत्तियां आड़ डाल करके उसका छत या बेस छत तैयार कर लेते हैं।
तो और दूसरा वर्ड आपका इसमें है बीन। बीन माने होता है सेम, BEANS, सेम है, सेम लिख देते हैं। हाइव मधुमक्खी का छत्ता। का छत्ता। एक वर्ड मैंने और आपको दिया है इसमें, सैटिस्फाइड। संतुष्ट। ये इतने आपके मैंने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लिए हैं। ऐसा विचार है कि यदि आपने इसको ठीक से समझा तो निश्चित रूप से इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से आप पाठ को भी ठीक से समझ जाएंगे, और ये जो मीनिंग्स मैंने लिखे हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, इनके द्वारा आप आसानी से इसका पोइम का अर्थ समझ जाएंगे, सेंट्रल आइडिया का अर्थ समझ जाएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको केवल इतने से ही संतोष न करना पड़े, इसलिए आपको मैं इसी पार्ट से एक स्टैंजा दे रहा हूं, स्टैंजा 2, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको समझना है, क्योंकि परीक्षा में सेंट्रल आइडिया के साथ साथ में पोइम लिखने को आती है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आती है, और स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने होते हैं। तो इस पोइम का जो सेकेंड जो स्टैंजा है, उस सेकेंड स्टैंजा के क्वेश्चंस हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्टैंजा 2, और स्टैंजा 2 आपका है, एंड आई शैल हैव, एंड आई शैल हैव से लगा करके लिनेट्स विंग्स। ये आपका स्टैंजा था। आप जब अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आपको ये स्टैंजा मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टैंजा आपका अपनी बुक से आप देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 1, हाउ डज पीस कम हियर? कम हियर अर्थात आती है। अब चूंकि यहां पर आती है माने उतरती है, वहां पर पीस किस प्रकार से उतरती है, पीस किस प्रकार से आती है? पीस मीन्स शांति, वहां शांति कैसे आती है? आंसर देख लेते हैं। आपने जब पोइम पढ़ा तो उसमें लिखा था पीस वेयर द, ये लिखा हुआ है, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the waves of the morning to where the cricket sings। यहां पर लिखा है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वेल्स मीन्स घूंघट, यानी सुबह के आंचल से। यहां पर वेल्स का मतलब होता है घूंघट या आंचल, मतलब कोई भी चीज ढकी होती है उसको हम वेल्स के रूप में कहते हैं। वेल्स मीन्स घूंघट या आंचल। तो आंसर इसका लिखेंगे, पीस कम्स स्लोली, ड्रॉपिंग
फ्रॉम मॉर्निंग वेल्स। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अर्थ क्लियर कर देता हूं। पीस कम्स स्लोली, शांति धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग कैसे आती है? गिरती है या उतरती है। फ्रॉम मॉर्निंग वेल्स, प्रातः काल के घूंघट से, आंचल से, यानी शांति सुबह के आंचल से धीरे धीरे उतरती हुई आती है। ये क्वेश्चन आपका था। सेकेंड क्वेश्चन इसका देख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ डज द मिडनाइट लुक? हाउ डज द midnight look at Innisfree? इनिस्फ्री द्वीप का नाम है, इसीलिए देखिए आई कैपिटल लिखा जाना चाहिए। मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि। इनिस्फ्री में अर्धरात्रि कैसे दिखती है, कैसी दिखाई देती है? आंसर लिखेंगे, द मिडनाइट इज फुल ऑफ ग्लीमर ऑफ मूनलाइट। हाउ डज मिडनाइट नाइट लुक एट Innisfree? आंसर मिला, द मिडनाइट इज फुल ऑफ ग्लीमर ऑफ मूनलाइट। एक शब्द है ग्लीमर, GLI लिख दीजिए भाई, एल यहां पर मिस हो रहा था। कहने का मतलब ये है दोपहर में, यहां पर जो इसकी जो अर्धरात्रि की जो बात है वह झिलमिल से भरी हुई अर्धरात्रि होती है। चांदनी की झिलमिल से भरी हुई Innisfree की अर्धरात्रि होती है। ये आपका क्वेश्चन है, इनका आंसर था। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द नून एट Innisfree। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। डिस्क्राइब द नून ऑफ Innisfree। Innisfree द्वीप की नून अर्थात दोपहर का वर्णन करो। तो देखिए, जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा है, इस स्टैंजा में पढ़ा है, दोपहर में वहां पर बैंगनी चमक होती है। आंसर लिखेंगे, द नून हैज द पर्पल ग्लो देयर। द नून हैज द पर्पल ग्लो देयर। दोपहर वहां पर बैंगनी चमक होती है दोपहर में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाउ आर द इवनिंग्स एट Innisfree? Innisfree की संध्या का समय कैसा होता है? संध्या किस प्रकार की होती है? आंसर है, इवनिंग्स
are full of linnets wings. At Innisfree. इनिस्फ्री की जो सायंकाल होती है, जो संध्या होती है, उस समय आसमान में लिनेट के जो पक्षी होते हैं, लिनेट पक्षी होते हैं, वह आसमान में उड़ते हुए भर जाते हैं। लिनेट पक्षियों के द्वारा आसमान भर जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर कहेंगे, इनिस्फ्री में संध्या के समय में आकाश में लिनेट पक्षियों के पंखों से भर जाता है। ये आपका एक इसका सेकेंड स्टैंजा था, जो हमने आप लोगों को लिख करके समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आपने देखा कि सबसे पहले हमने सेंट्रल आइडिया आपको लिखी, और सेंट्रल आइडिया के बाद में सेकेंड स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको करवाए। ऐसा विश्वास है कि यदि आपने हमारे इस सेंट्रल आइडिया को, इस वीडियो को आपने ठीक से देखा, तो निश्चित रूप से आप इसकी सेंट्रल आइडिया समझ जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया भी आपकी क्लियर है, स्टैंजा क्लियर है, तो निश्चित रूप से आप बोर्ड परीक्षा में, आप अपने होम एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपको इंग्लिश की वोकाबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप बेहतर से बेहतर मार्क्स भी पाएंगे, आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। आज के अवसर पर इतना ही पर्याप्त है। हाँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करना कतई न भूलें, तथा अपने अन्य मित्रों से भी इसको, यदि उन्होंने सब्सक्राइब न किया हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करने के लिए जरूर प्रेरित करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। आपको अगले वीडियो में, जो इसके पहले का जो लेसन 4 था, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके हमने अभी शायद क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को नहीं बताए हैं, पाठ भी नहीं बताया है। इसमें भी ये पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में बताया गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से संबंधित, उनके जीवन में कौन कौन सी अकरिंग्स हुई थी, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी, वो सभी बातें आप देखेंगे। और हम सोचते हैं जो अगला हमारा वीडियो होगा वो इसी पार्ट की लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आप लोगों के पास भेजेंगे। यदि आप लोग हमारा भी इसी प्रकार से चैनल को हमारे सब्सक्राइब यदि हमने कर लिया है, तो निरंतर इसको शेयर करते रहे हमारे वीडियोज, जिससे आप लोगों को भी लाभ होता रहे और हमारा चैनल भी व्यवस्थित रूप से रन करता रहे। हम सोचते हैं आप लोगों के लिए इतना कहना ही आज के लिए पर्याप्त है। अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।